हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 27 दिसंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पति वाली क्लास का कम समय हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची 2023 में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है। पीवी सिंधु ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है। और इनको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, इनको 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। इनकी रैंक कौन सी है, 16th रैंक इनको प्राप्त हुई इस लिस्ट में। और इस सूची में एकमात्र भारतीय कौन है, पीवी सिंधु है, आपको याद रखना है। पहले स्थान पे कौन है, तो विश्व में पहला स्थान किसका आया है, ईगा स्विएटेक का आया है। ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं और टेनिस के खिलाड़ी हैं। इनका खेल आपको याद रखना है, टेनिस के खिलाड़ी हैं और पीवी सिंधु ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। ईगा स्विएटेक को अभी हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। और फ्रेंच ओपन 2023 की विजेता भी कौन रही है, ईगा स्विएटेक रही है। पीवी सिंधु ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है, पीवी सिंधु है। 2016 में इन्होंने सिल्वर जीता था और 2020 में इन्होंने ब्रांज मेडल जीता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में त्रिपुरा शहरी और पर्यटन विकास परियोजना के लिए $100 मिलियन का ऋण समझौता किसके साथ किया गया है, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा यह समझौता किया गया है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ यह समझौता किया गया है। एडीबी बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कुल सदस्य कितने हैं, कुल 68 सदस्य हैं। इसमें मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। उद्देश्य क्या है इसका, तो शहरी विकास यानी कि जो त्रिपुरा शहर के द्वारा इसके समझौता किया गया, किससे समझौता किया गया है, एडीबी बैंक से समझौता किया गया है। तो त्रिपुरा के जो विकास में उद्देश्य क्या है इसका, त्रिपुरा का शहरी विकास, जल उपचार, सड़क निर्माण, डिजिटल संग्रह का विकास, ये सभी इसका उद्देश्य है। यानी त्रिपुरा में ये सभी चीजें की जाएंगी। इसके लिए एडीबी बैंक से कितना डॉलर, $100 मिलियन का समझौता किया गया है। विश्व बैंक और IMF की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। इनका मुख्यालय कहां पर है, तो इन दोनों का मुख्यालय कहां पर है, वाशिंगटन DC में इन दोनों का मुख्यालय है। खारची पूजा, कैर पूजा, गरिया पूजा, ये सब कहां पर मनाया जाता है, त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही क्रूज मिसाइलें तलैया और नासिर ये क्रूज मिसाइलें, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध ईरान से है। ईरान की कौन सी मिसाइल है, तलैया और नासिर मिसाइल। ये कैसी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का मतलब एक बार आपने इसका टारगेट सेट करके इसको दाग दिया तो फिर वो अपने टारगेट पे जाके हिट करेगी। टारगेट अगर हिल रहा है या मूवमेंट हो रही है तो उसके बाद भी वह अपने टारगेट पर ही जाके हिट करेगी। यानी कि इसका नाम क्या है, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। यह दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करती है। तो ये कैसी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, आपको याद रखना है। अभी हाल ही में फतेह और खैबर मिसाइल भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल, ये कैसी मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये किसके द्वारा बनाया गया है, भारत और रूस के द्वारा बनाया गया है। तो ब्रह्मोस क्या है, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आपको याद रखना है। ईरान की राजधानी क्या है, ईरान की राजधानी तेहरान है। चाबहार पोर्ट ये ईरान में है, भारत द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। रामसर स्थान ये कहां पर है, यह भी ईरान में है। दस्त-ए-लुत और दस्त-ए-कबीर मरुस्थल ये कहां पर है, यह भी ईरान में है। ईरान अभी हाल ही में SCO और ब्रिक्स का नया सदस्य बनाया गया। ये सभी जानकारी आपको नोट करना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत सरकार किस देश के साथ 5 लिथियम ब्लॉक के लिए समझौता करेगी। अर्जेंटीना के साथ भारत सरकार समझौता करेगी। भारत सरकार अर्जेंटीना के साथ 5 लिथियम ब्लॉक खरीदने का समझौता करेगी। अर्जेंटीना से क्यों लिथियम के ब्लॉक खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि चिली, बोलीविया, अर्जेंटीना यहाँ पर लिथियम के अधिक मात्रा में भंडार पाए जाते हैं। इसलिए भारत सरकार अर्जेंटीना में 5 लिथियम के ब्लॉक खरीदने के लिए समझौता कर रही है। उद्देश्य क्या है, लिथियम के आयात को कम करना इसका उद्देश्य है। भारत की तरफ से काबिल ने इसमें समझौता किया है। काबिल का मतलब खनिज विकास इंडिया लिमिटेड।
इसके द्वारा समझौता किया गया है। और हाल ही में 2022 में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इसने लिथियम ब्लॉक खरीदने के लिए समझौता किया था। तो भारत की तरफ से काबिल ने यह समझौता किया, आपको नोट करना है। भारत में लिथियम के भंडार कहाँ पर पाए गए हैं? अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में भारत में लिथियम के भंडार पाए गए हैं। वेनेडियम के भंडार कहाँ पर पाए, हाल ही में कहाँ पर पाए गए हैं? तो गुजरात में पाए गए हैं, इसको भी आपको याद रखना है। टेंटेनम के भंडार ये कहाँ पर पाए गए हैं? पंजाब में पाए गए हैं। आपको कमेंट करके बताना है मोनोजाइट मृदा ये भारत में कहाँ पर पाई जाती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध बिहार से है। इन्वेस्टिगेशन @ 75 इसका संबंध किससे है? तो बिहार राज्य से है। बिहार राज्य की जो पुलिस है यह 1 जनवरी 2024 से इसको स्टार्ट करेगी। उद्देश्य क्या है इसका? आपराधिक न्याय प्रक्रिया को तेज करना इसका उद्देश्य है। @ 75 का मतलब क्या होता है? 75 दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन को पूरा, यानी कि जो FIR होगी उसमें जो बिहार पुलिस है 75 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर लेगी, ऐसा इसमें टारगेट रखा गया, इसलिए इसका नाम @ 75 रखा गया है। जो भी FIR होगा उसको 75 दिन के अंदर उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा करना होगा। कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? बिहार में इसको स्टार्ट किया गया है। निःशुल्क कानूनी सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 39A में इसके बारे में बताया गया है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? भारत में इसका तीसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पे बिहार है और चौथे स्थान पे पश्चिम बंगाल है। चारों आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगला चेयरमैन किसे बनाया गया है? प्रमोद अग्रवाल को बनाया गया है। प्रमोद अग्रवाल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE का अगला चेयरमैन बनाया गया है। स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कौन करता है? भारत में सेबी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट किया जाता है। भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज है? 2 हैं, BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। BSE का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दलाल स्ट्रीट मुंबई में इसका मुख्यालय है। स्थापना इसकी कब हुई? 1875 में इसकी स्थापना हुई। और इंडेक्स कौन सा है इसका? सेंसेक्स इसका इंडेक्स है, उसमें टॉप 30 कंपनियां इसमें शामिल है BSE में। NSE इसका मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय मुंबई में है। इंडेक्स इसका कौन सा है? निफ्टी इसका इंडेक्स, और इसमें टॉप 50 कंपनियां शामिल होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नास्डाक ये किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है, आपको याद रखना है। कॉस्पी ये कोरिया का स्टॉक एक्सचेंज है, यह भी आपको याद रखना है। निक्की ये जापान का स्टॉक एक्सचेंज है। ये सभी जानकारी आपको याद रखनी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, देश की पहली AICT कहाँ विकसित की जाएगी? तो देश की पहली AICT लखनऊ में विकसित की जाएगी। लखनऊ उत्तर प्रदेश में देश की पहली AICT, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, कहाँ पर विकसित की जाएगी? लखनऊ में विकसित की जाएगी। नोडल एजेंसी इसकी क्या होगी? उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इसकी नोडल एजेंसी यानी कि इसके द्वारा इसका विकास किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? नवाचार, अनुसंधान, तकनीकी विकास यहाँ पर करना इसका उद्देश्य है। नादरगंज क्षेत्र यानी कि लखनऊ के नादरगंज क्षेत्र में इसको विकसित किया जाएगा, भी आपको नोट करना है। भारत की पहली सौर सिटी कौन सी है? सांची मध्य प्रदेश। भारत की पहली सौर सिटी कौन है? सांची मध्य प्रदेश। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर बनाया गया है? उज्जैन मध्य प्रदेश में बनाया गया है। आपको कमेंट करके बताना है भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई? 2022 से इसकी शुरुआत हुई, यानी इस बार यह दूसरी बार मनाया जा रहा है। क्यों इसको मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर 1704 में मुगलों से संघर्ष करते हुए गुरु गोविंद साहब के जो बेटे थे, 2 बेटे थे, वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उन्हीं की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। बाल का मतलब बालक, किसके बालक थे? गुरु गोविंद सिंह के बालक थे। नाम क्या था? बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह, ये दोनों बेटों का नाम था। ये
मुगलों से संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उन्हीं की याद में इसको मनाया जाता है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, ये सिखों के 10वें गुरु थे या अंतिम गुरु भी आप कह सकते हैं। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया, यानी कि सिखों की ग्रंथ कौन से? गुरु ग्रंथ साहिब, ये सिखों की ग्रंथ है, इसको ही गुरु मान लिया गया। अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, ये अंतिम गुरु थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म पटना में हुआ था और उन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी। सभी जानकारी महत्वपूर्ण है, आपको नोट करना है। सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव, ये सिखों के पहले गुरु थे, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 28वें सिंधी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया है। दुबई, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया है। 15वीं भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया था। आप जानते हैं वर्तमान में हमारे मूल संविधान था, उसमें कितनी भाषाएं थी? उसमें 14 भाषा, यानी कि अनुसूची 8 में मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। उसके बाद वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं? तो वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हो गई। कितनी हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। तो 14 भाषा के बाद जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी वो कौन सी थी? वो सिंधी भाषा थी। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 1967 में इसको जोड़ा गया था। उसके बाद 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इनको जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इनको जोड़ा गया। इसके बाद 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया? बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में इनको जोड़ा गया। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 100 फुट ऊंची रफी मीनार, मोहम्मद रफी के गाने आप सभी ने सुने होंगे। तो 100 फीट ऊंची रफी मीनार कहाँ स्थापित की जाएगी? पंजाब में इसको स्थापित किया जाएगा। पंजाब में जो मोहम्मद रफी साहब थे उनके गांव में ही इनकी प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। 100 फीट ऊंची प्रतिमा होगी और स्टील से इनकी प्रतिमा निर्मित की जाएगी। अमृतसर जिला के कोहला सुल्तान गांव, कौन सा गांव था इनका? कोहला सुल्तान गांव में इनकी प्रतिमा को बनाया जाएगा। 100 फुट ऊंची प्रतिमा होगी और स्टील की प्रतिमा बनाई जाएगी। कहाँ पर है ये गांव? ये पंजाब में है, यानी पंजाब के अमृतसर के कोहला सुल्तानपुर गांव में, कोहला सुल्तान गांव में इनकी प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। विश्वास स्वरूपम प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई? नाथद्वारा, राजस्थान में स्थापित की गई। और किसकी प्रतिमा है? तो महादेव की प्रतिमा है, बैठी हुई मुद्रा में यह प्रतिमा है, आपको याद रखना है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये बेंगलुरु कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट में इसको बनाया गया है, यह भी हमने आपको 2 दिन पहले बताया हुआ था। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटिशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।